प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस के श्रृंखला में एक बार आप सबको फिर से स्वागत कर रहा हूं। और आज हम लोग का मगध के उत्कर्ष का क्लास नंबर 2 लिए हैं। ठीक है, क्लास नंबर 2। कल के क्लास में आपको हर्यक वंश कंप्लीट करवाया गया था और मगध के बारे में कुछ आपको जानकारी भी दिया गया था और बताया गया था कि मगध पर कितने वंशों ने शासन किया। अगर आप में से कोई बच्चे जो आज वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट से जाइएगा निकाल कर, और आप इसका कल का हर्यक वंश का, ठीक है ना, आप वीडियो देख लेंगे। मगध के उत्कर्ष का पहला क्लास है। आज दूसरा क्लास हम लोग लिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। दो वंश को कैप्चर करेंगे। कल हर्यक वंश पढ़े थे, आज हम लोग करेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। चलिए ठीक है, ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, शिशुनाग वंश। कल बताए थे कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? नागदशक का हत्या करके उसी का सेनापति था शिशुनाग। नागदशक का हत्या करके शिशुनाग है एक नया वंश लाया जिसका नाम पड़ गया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? अपने ही नाम पर नाम रखा, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? तो शिशुनाग। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। और इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाया। जो पाटलिपुत्रा राजधानी चल रहा था उसको हटा के वैशाली बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर शिशुनाग अपनी राजधानी कहाँ बनाता है तो वैशाली बनाता है। और इसके पहले जो हर्यक वंश था उसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा में था। शिशुनाग के बाद अगला जो शासक बैठता है वो कालाशोक बैठता। शिशुनाग वंश पर जो अगला शासक बैठा वो इसी का पुत्र कालाशोक बैठा। और कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कालाशोक को क्या कहते हैं? काकवर्ण। और पुराणों में कालाशोक को भद्रसार कहा गया। कालाशोक का दो उपनाम हो गया, एक काकवर्ण, ठीक है, और दूसरा पुराणों में क्या कहते हैं? भद्रसार कहते हैं। दूसरा बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा। दूसरा बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा का आयोजन पूछेगा कब हुआ है तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और अध्यक्ष कौन था? सवा कापी, सवा कामी था अध्यक्ष। और पूछेगा किसके, मतलब कौन सा शासक था? तो कालाशोक। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक। कल आपको बताए थे कि पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था 483 ईसा पूर्व। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुआ था। और अध्यक्ष कौन बने थे? सवा कामी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किसके समय में? तो कालाशोक के समय में। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा को बनाया था। ध्यान दीजिएगा, कालाशोक अपना राजधानी का किया वैशाली से पुनः कहाँ लेकर आ गया? पाटलिपुत्रा। और इसी का पिता शिशुनाग पाटलिपुत्रा से कहाँ राजधानी लाया? वैशाली। और उसी का बेटा शिशुनाग का कालाशोक वैशाली से अपना राजधानी कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र को बनाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन का हत्या कौन कर देता? महापद्म नंद। शिशुनाग वंश का पूछेगा अंतिम शासक कौन? तो नंदीवर्धन, जिसका हत्या करता महापद्म नंद। और महापद्म नंद एक नया वंश लाता जिसका नाम देता है नंद वंश, जो चलता 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का समय पूछेगा 344 से 322 ईसा पूर्व। और शिशुनाग वंश का समय पूछेगा तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, जो कि सबसे महान शासक हुआ, सबसे महान शासक हुआ। नंद वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ? महापद्म नंद। सब महापद्म नंद जो नंद वंश का स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे महापद्म नंद कौन कौन जनपद को जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। तो कौशल, मिथिला, पंचाल और असमक। कौशल, मिथिला, पंचाल, असमक जनपद को जीतकर महापद्म नंद अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। कलिंग को जीतने वाला पहला शासक हुआ महापद्म नंद। पूछेगा कलिंग को पहली बार किसने जीता? तो महापद्म नंद। कलिंग का संबंध उड़ीसा राज्य से है। वर्तमान में कलिंग पूछेगा किस राज्य से संबंध रखता है? तो उड़ीसा से। कलिंग की राजधानी पूछेगा तो तोसली। उस समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। और वर्तमान समय में कलिंग पूछेगा किस राज्य से संबंध रखेगा? तो उड़ीसा से। कलिंग को जीतकर एकराट का उपाधि लेता है। ध्यान दीजिएगा, महापद्म नंद कलिंग को जब जीतता है तो एक उपाधि लेता है जिसका नाम क्या रखा गया? एकराट। कलिंग को जीतने के उपरांत महापद्म नंद ने एकराट का उपाधि लिया। अन्य उपनाम देखेंगे, किसके अन्य उपनाम? महापद्म नंद के। सर्व छत्रतांक, ठीक है ना, सर्व छत्रांतक, ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने वाला जिसका अर्थ होता है। या दूसरा द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम, सर्व छत्रांतक या द्वितीय परशुराम। और कलिंग को जीतकर एकराट को उपाधि। तो तीन याद रखेंगे आप लोग।
अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जब घनानंद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगला महापद्मनंद का मृत्यु हो जाता है तो अगला शासक घनानंद आता है। अगला शासक कौन? घनानंद। तो और नंद वंश का अंतिम शासक भी याद रखेंगे घनानंद। पूछेगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन? तो घनानंद। घनानंद को पुराणों में शुक्लप कहा गया है। क्या कहा गया? शुक्लप। घनानंद को पुराणों में पूछेगा क्या कहा गया? शुक्लप कहा गया। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। ये VVI क्वेश्चन है, इसमें आप टैग लगा लीजिएगा, ठीक है ना, स्टार लगा लेंगे। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन। यह कहेगा सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा का नाम बताइए जो उत्तर पर प्रभाव था या मगध का उस समय शासक। तो घनानंद। घनानंद के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, ये भी याद रखेंगे। घनानंद के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी और घनानंद के समय ही सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। कहेगा सिकंदर है किसके समय में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है? तो आप क्या बोलेंगे? घनानंद के समय में। हालांकि उस समय पश्चिमोत्तर भारत पंजाब के क्षेत्र पर पोरस का अधिकार था। किसका अधिकार था? पोरस का। पंजाब का शासक पूछेगा तो पोरस बोलेगा, लेकिन किसके समय में बोले तो आप उत्तर भारत में उस समय भारत का बहुत मगध जो है प्रतापी शासक कौन था? घनानंद। तो घनानंद के समय में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर क्या किया था? आक्रमण। और घनानंद के डर से ही, ध्यान दीजिएगा, घनानंद की विशाल सेना के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। कहेगा सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से इनकार किया था? ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद का हत्या देखेंगे कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। घनानंद का हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। कहेगा घनानंद का हत्या चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, उसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का हत्या करता है। और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश, जो कि भारत में पहला ऐसा वंश रहा जो कि काफी लंबे समय तक चला और संपूर्ण भारत को, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत को जीतकर, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक करने का निर्णय लिया था और वो जीता भी था। चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, ये सब मौर्य वंश के महानतम राजाओं में से एक आते हैं। उसी का हत्या करता है घनानंद का कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग का आज जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों जो मगध के प्रारंभिक वंश थे हम लोग खत्म कर देते किए हैं। और हम लोग कल के क्लास में फिर मिलेंगे। और आप लोग यूट्यूब पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मौर्य वंश, ठीक है, इसके बाद मौर्य वंश और सिकंदर का क्लास दिया गया है। और वहाँ से प्लेलिस्ट से जाइएगा, आप निकाल कर मौर्य वंश भी देख सकते हैं। और आप इसके बाद सिकंदर के भारत पर जो आक्रमण करता वो भी आपका क्लास है वहाँ पर डाला हुआ, तो आप वहाँ से जाइए, पढ़ ले सकते हैं। आपको एग्जाम के लिए बहुत फायदा करेगा। तो कल के क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।